चाबी रख दी भैया, चेकआउट कर रहा हूँ। सो आज डेट है 10 फरवरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। निकले। अब मुझे आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस करनी है ज़रूरी, क्योंकि कल मैंने पहला पार्ट पब्लिश किया है और अब ये सीधा हाईवे पे मैंने गाड़ी रोकी हुई थी। ये स्टे सीधा हाईवे पे था। मैं आपको स्टे का भी फीडबैक दे दूंगा, हर चीज़ का, खाने पीने का अभी तक का। Your route avoids road closures on National Highway 48 and on National Highway 58. अरे इसमें पता क्या है, अभी मैंने इसका ऑडियो ऑफ कर दिया था रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले, लेकिन जैसे ही मैप का वॉइस प्रॉम्प्ट आया ना, कमांड आया, तो उसके साथ फिर से गाना एक्टिवेट हो गया। तो ये चीज़ गलत है इसके अंदर। हाँ, अगली चीज़ होटल से शुरू करते हैं। अच्छा था, छोटा था, बहुत फैंसी नहीं था। और मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, जेट यूज़ कर रहा हूँ। जेट काम नहीं कर रही है, बाथरूम में पानी ही नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे का मत पूछना कैसे क्या हुआ। हो गया, बस ये मान लो क्या हो ही गया। लेकिन ना वो बात नहीं थी। लेकिन खाना अच्छा था जेट से सीधा खाना अच्छा था और ऑन रोड था। ऑन रोड स्टे का फ़ायदा ये होता है कि तुरंत आप, थोड़ा बढ़ाता हूँ, ये गाड़ी ओवरटेक नहीं कर पा रही है। हाँ ठीक है। तो ये जो हाईवे पे होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि तुरंत निकले, तुरंत हाईवे पे चढ़े, जैसे अभी मैंने किया। वरना सिटी के अंदर ट्रैफिक में फंसो फिर से तो दिक्कत होती है। लेकिन नुकसान फिर ये होता है कि पूरी रात ट्रक्स की आवाज़, वो फिर फिल्मी धुन पे इनके हॉर्न बजते रहते हैं, सूं गाड़ियाँ, ट्रक की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो नींद ख़राब होती है। मेरी हो गई है, मुझे नहीं आई, कल भी नहीं आई थी, वो घर पे जाके आएगी अब। ठीक है, तो ये इस हाईवे पे जो स्टे होता है, इसका ये फ़ायदा और नुकसान होता है। और मुझे आजकल ये नुकसान होने लग गया। मतलब अच्छी भी चीज़ है कि लोग गाड़ी पहचान के ना होटल के अंदर आ जाते हैं। खैर इस ट्रिप पे तो ये नहीं हुआ, जो 12 ज्योतिर्लिंग वाली पे हुआ था, 2 बार हुआ था। लोग गाड़ी बाहर खड़ी ओपन में देख के अंदर आ गए, सीधा रूम पे ही आ गए, नॉक कर दिया। और सुमेरपुर इज़ अ प्रॉपर सिटी। होटल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लाइक एवरी अदर सिटी, कुछ ऐसा नहीं है गाँव टाइप है, नहीं, अच्छी सिटी है। तो आपको स्टे बहुत मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप डैम वगैरह आते हो तो उधर ना ले, उधर क्या है, रिजॉर्ट वगैरह है, वो महंगे हैं। 2500, 3000, 4000 इन तरह तो नॉर्मल रेट चलता रहता है विदाउट सीज़न। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो होता है न्यू ईयर के आसपास, तब भर के लोग आते हैं। अगली, अब मुझे आपसे बात करनी है मेरे पहले पार्ट के बारे में। लोगों के कमेंट आए, ऑसम भाई, बढ़िया वीडियो क्वालिटी, द बॉस इज बैक, ये वो बॉस आदमी उतर आया मैदान में। मतलब तुम ट्रैवलिंग सीरीज को देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। मुझे लगता है यार ऐसा तो मैं कुछ अलग कर भी नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ जो कर रहा हूँ वो चीज़ दिखा रहा हूँ, और 10 चीज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको 4 ही दिखा रहा हूँ, 6 तो मैं आपको दिखा भी नहीं रहा। तो मैं कुछ अलग भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो लगता है कि हाँ यार कुछ तो फिर मैं अलग कर ही रहा हूँ, या आप लोगों को कुछ अलग चीज़ क्लिक कर रही है मेरे बारे में। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये राजस्थान में देखा, रात को भी एक बारात जा रही थी, फॉर्च्यूनर में था दूल्हा, तो प्लेट के ऊपर उनका खुद का नाम लिखा हुआ था, नंबर प्लेट के ऊपर अलग से लगाई हुई थी। अब इस गाड़ी वो ऑडी जा रही है आगे। अरे देख, फिर चल गया। अरे तो उसमें भी नाम लिखा हुआ है। चारों इंडिकेटर ऑन कर रखे हैं। हज़ार्ड है, हज़ार्ड तो है ही भाई, शादी जो हो गई इसकी। अब ये रास्ता भाई पाली आएगा भी, फिर ब्यावर होते हुए मैं जयपुर जाऊंगा। चित्तौड़गढ़ वाला दूसरा रास्ता था। बारात वालों से मुझे सख्त नफरत है। अच्छा, मैं तुमसे पहले व्लॉग की क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ। लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिए, बहुत तो नहीं, मतलब हाँ 3-4 आए होंगे कि भाई वीडियो क्वालिटी वाज ऑसम, बढ़िया वीडियो, 4K में बढ़िया। लेकिन मैं तुम्हें उसके पीछे की सच्चाई बताता हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुमने शायद वो नोटिस भी नहीं किया होगा। ठीक है, 4K में आउटपुट तुम्हें उस वीडियो में मिल गई। मैंने तुम्हें कहा भी था कि सारी सीरीज तुम्हें 4K में आएगी। ओके, अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है 30 फ्रेम पर सेकेंड, एक होता है 60 फ्रेम पर सेकेंड। रेजोल्यूशन के साथ होता है। जितना ज़्यादा फ्रेम पर सेकंड होगा उतनी वीडियो ज़्यादा स्मूथ बनेगी। झटके से हाथ इधर करूँगा तो अच्छे से हाथ दिखेगा, इधर किया फिर दिखेगा। जितना फ्रेम कम आता जाएगा, इधर करूँगा तो जो बीच की जो ट्रांजिशन थी थोड़ी ब्लरी दिखाई देगी।
इधर शुरू हुआ ब्लरी, इधर ठीक है। अब ये पूरी उंगलियां मेरी साफ नहीं दिखेंगी। तो मैंने क्या किया, आईफोन को पहले मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे कर दिया था कि ये अब 4K में 60 फ्रेम पर सेकंड में शूट करेगा, कर रहा है वो। गोप्रो में मैंने चूज़ कर दिया 4K 30 फ्रेम पर सेकंड, क्योंकि 4K में 60 करोगे तो वो यहीं तक का दिखाएगा, वो साइड का काट देगा। 1080p करना नहीं था तो 4K 30 फ्रेम पर सेकंड। अब आईफोन शूट कर रहा था 4K 60, गोप्रो कर रहा था 4K 30। तो मैं सोचने लग गया यार अब ये फाइनल एक्सपोर्ट मेरा किस फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड होकर आएगा। एक्सपोर्ट मतलब एडिट होकर आएगा। एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ एप्पल का ही iMovie, जो कि फ्री आता है एप्पल मैकबुक में, ठीक है। मैंने ChatGPT किया कि यार कौन सी फ्रेम पर सेकंड आउटपुट आएगी, तो अलग अलग फाइल्स हैं। तो उसने कहा कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो वीडियो आप सबसे पहले रखोगे तो उसका रेजोल्यूशन और उसकी फ्रेम पर सेकंड उठा लेगा। हम मैन्युअली सेलेक्ट नहीं कर सकते फ्रेम पर सेकंड, FPS जो होता है iMovie में नहीं कर सकते। तो मैंने आईफोन की रख दी पहले, इसलिए आपने देखा होगा मैं गाड़ी का कवर हटा रहा हूँ। तो दैट वाज शॉट इन 4K 60। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मेरे को 2 घंटे लगे उस वीडियो को एक्सपोर्ट निकलने में। खाली 30 मिनट की वीडियो जो कि मेरी पहले बना करती थी कुछ 2.5-3 GB की, अब वो 4K की वजह से निकली 14 GB की। 1.5 घंटे उसके सामने बैठा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत धीरे धीरे। तो ये दिक्कत हुई, मेरी टाइम वेस्टेज हुई। अब जब वो एक्सपोर्ट बनकर आया, वो निकल कर आया 4K 30 फ्रेम पर सेकंड, जिसको आप बहुत बढ़िया क्वालिटी बता रहे हो, वो 60 में है ही नहीं। तो अब यहाँ पे नुकसान क्या हुआ, ट्रांजिशन अच्छी नहीं थी। रोड पे मान लो कोई गाड़ी बगल से एकदम तेज आएगी तो उतना स्मूथ आपको क्रिस्प नहीं दिखेगी, शार्प नहीं दिखेगी। मैं हाथ बार बार गर्दन गोप्रो इधर हिला रहा हूँ, वो उतना शार्प नहीं दिखाई देगा। आपने ये चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, अगर मैं आपको नहीं बताऊँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे दोबारा देख लो जाके। मैंने एक्सपोर्ट देखा, मैं सोचूं यार ये आईफोन बार बार आगे कर रहा हूँ मेरी तरफ, ये स्मूथ क्यों नहीं है, वो मज़ा क्यों नहीं आ रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर देखा वो 30 में हो गया। तो वो मेरी कोई गलती नहीं थी, वो लेकिन एक्सपेरिमेंट किया था मैंने। तो अब से सेकंड व्लॉग जो आप देखोगे वो भी थोड़ा बहुत 4K में है, थर्ड कम्प्लीटली 1080p में है। मैं वापस 1080p पे आ गया। अभी तक भी तो आप मेरे व्लॉग 1080p में ही देख रहे थे भाई, कोई नुकसान नहीं है, अमेजिंग क्वालिटी है। 17 जो है आईफोन गजब की क्वालिटी देता है, गजब का जूम करता है, 0.5 बढ़िया देता है। 4K में वीडियो आउटपुट का तभी फायदा है जितनी मुझे नॉलेज है। अगर पूरा व्लॉग मेरा आईफोन में शूट होता ना, वो पूरा का पूरा एंड टू एंड, तो उसका 4K में देखने का मजा है। गोप्रो मिक्स हो जाता है, फिर वो FPS चेंज हो जाता है, मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए अगर कभी आपको 4K में व्लॉग दूंगा दोबारा, तो वो पूरा अगर आईफोन से होगा, जो कि पॉसिबल है नहीं मेरे व्लॉग में, क्योंकि आपको ये POV चाहिए, आप ये चीज़ ज़्यादा इंजॉय करते हो। ये वाला भी आपको 1080p में, और देख लो कहीं कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। गोप्रो पे मैंने ND फिल्टर लगा रखा है ओवर एक्सपोजर को कम करने के लिए। तो ये कुछ है, मैंने सोचा आपको थोड़ी बहुत नॉलेज में कैमरा गियर के बारे में बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है भाई। ओ भाई बैग रह गया। वापस आना पड़ेगा। अभी याद आया, मुझे लग रहा था मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ। देखो ये रहा होटल राइट में। अब मुझे 1.5 किलोमीटर का चक्कर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं है। In 400 meters, join with Sumerpur Road. तो भाई तुम्हें मेरे साथ ये चीज़ तो मिलेगी। ये पहली बार हुआ है कि मैं होटल के अंदर बैग भूल गया। अपना कैमरा वाला तो ले आया मैं, ट्रॉली रह गई मेरी, ये तो लाते रख दिया था मैंने। वो फ़ोन में ध्यान था, रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ तो था, लेकिन मैं इसी पहली बार भूला हूँ। एक बार और भी भूला था, वो मैं बताऊँगा इंसिडेंट। देखो है तो शर्म वाली बात है, लेकिन छुपाना क्या यार, इससे ये तो पता चलेगा ना कि नोबडी इज़ परफेक्ट। मैं चाहूँ तो पार्ट काट सकता हूँ ताकि मैं अपनी ये चीज़ ना दिखाऊँ कि भाई चीज़ें भूलता है, लेकिन भूलता हूँ यार, मैं क्या करूँ। वो मैं बताऊंगा कैसे भूला था, और वो तो दैट वाज लाइक अ ब्लंडर। चलो बताता हूँ। ये पहले मैं बैग ले लूँ।
आपको ऐसा होता है ना, पता रहता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो वो याद नहीं है, फिर अचानक से क्लिक करता है कि क्या क्या था मेरे पास, बैग नहीं है। मैं एक बार बैग ले लेता हूँ। फालतू 22 किलोमीटर वापस आया हूँ, 22 अब फिर से जाना, टोटल 45 किलोमीटर उल्टा पड़ गया। छोटी सी गलती की वजह से ये डीजल पी गई इतना अब। भाई बैग रह गया रूम में, ट्रॉली रह गई मेरी रेड वाली, लेकर आना प्लीज। टायर अच्छे नहीं है भाई, ये तो अभी तक चढ़ा ही नहीं है, चढ़े भी ना। आप भी मतलब प्रॉपर्टी आपकी है? हाँ। अच्छा से निकाला लगा। अच्छा अच्छा, अरे बढ़िया। रूम में पानी क्यों नहीं था? कब खत्म था बिल्कुल। अच्छा रात को हो गया होगा। अरे अभी सुबह हुआ है। सुबह हाँ मोटर चालू कर देना, कर दे। आ गया। एक सेकंड बैग रख लेता हूँ, ले आओ भैया। यार आपसे मिलना हो ही गया, दोबारा थे नहीं ना, मैं चेकआउट किया मैंने तब। यहाँ रख दो, ऐसा सीधा लंबा, ठीक है? हाँ ऐसे रख दो नीचे नीचे, बस थैंक यू, वेलकम। एक सेकंड, क्या है, फोटो वोटो कह रहे थे क्या? एक तो कैमरा का ना हेड माउंट दूसरा लेना पड़ेगा, ये लूज पड़ गया इसका इलास्टिक, तो उसकी वजह से क्या होता है अभी कैमरा ना इधर उधर गिर जाता है माथे से, कोई गड्ढा आएगा मान लो तो हिल जाएगा। किस्मत में लिखा था भाई इनको फोटो खिंचवाना, इनके साथ, इनसे मिलना। ऐसे रोड पे जब चढ़ते हो तो देखो, अगर खड़े रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तो धीरे धीरे चलते रहा करो, लेफ्ट मोस्ट एकदम, और फिर रेस दे दो खींच के, ताकि पीछे वाली गाड़ियों को स्लो ना करो। और ट्रक्स के आगे ये कभी भी बकवास मत करना कि मैं अपनी लेन में हूँ, वो गलत आ रहा है या वो तेज आ रहा है। भाई ये रुकेंगे नहीं, अगर ये ब्रेक मारने पे आए ना, फिर तुम करते रह जाना कौन सही था कौन गलत था। अगर तुम्हें कुछ हो गया, हॉस्पिटल में पड़े हो, तो वो सही, देखो सही गलत नहीं होता है कुछ भी, कौन सही है कौन गलत है ये देखो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, सही या गलत, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वो देखो बस। तुम गाड़ियां ठुक पिट जाती हैं, लड़ाई दंगे हो जाते हैं, फिर ये साबित करना कि कौन सही था कौन गलत, इसमें सालों निकल जाएंगे, पैसे लग जाएंगे, तुम वापस हो पाओगे नहीं हो पाओगे, ठीक, वो एक अलग बात है। गाड़ी टूट गई सारी, वो एक अलग बात है, फिर फर्क ही नहीं पड़ता कौन सही था कौन गलत, जिंदगी खराब हो जाती है। तो कई बार ट्रक आता है रॉन्ग साइड में, मैं अपना दबा लेता हूँ भाई लेफ्ट साइड, कि मैं भले ही सही हूँ, लेकिन अगर ये ऊपर चढ़ गया गाड़ी के तो ये देखो फिर वो सही गलत कौन देखेगा। इसलिए डिफेंसिव ड्राइविंग करनी पड़ती है, ऑफेंसिव भी करनी पड़ती है, अटैक भी, लेकिन वो बहुत रेयर केस में, हर जगह नहीं। हाँ, तो मैं बैग का सीन बता रहा था। ये है बात 2018 की, मैं इंटर्नशिप करता था सीपी में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकारी वो थी, कॉलेज के थ्रू लगी थी। तो मैं बाइक पे जाता था, उस दिन मुझे बाइक से फिर सीधा घर आना था, डिस्कवर थी मेरे पास, तो मैंने सीपी उसकी पार्किंग में बिल्डिंग के नीचे खड़ी करी, बैग लेकर आया ऊपर से, क्योंकि मैं पूरा पैक करके लाया था, बैग अपना ऐसे ही ये जैसे है। तो नीचे पार्किंग में आया, मुझे ग्लव्स वगैरह वो सब पहने थे, विंड चीटर वगैरह, तो मैंने अपना बैग उतारा, साइड वाली बाइक पे रखा, ग्लव्स पहने और मैं निकल गया। ढोला को आगे पास गया, मैंने सोचा यार पीठ हल्की हल्की हो रही है, थोड़ी अच्छा सा लग रहा है, पर क्यों लग रहा है इतना अच्छा? ओ फिर लगा भाई बैग रह गया, बैग कहाँ है, कमर पे तो है ही नहीं। और उस पता नहीं कुछ तो था उस बैग में, उस दिन कोई कीमती चीज़ थी, क्या था, पैसे थे, मुझे याद नहीं है। ढोला कुआं से सीपी वापस गए ये सोचते हो कि बस मेरा बैग वापस मिल जाए, पूरे रास्ते यही चिंता रही। थोड़ी तेज भी चलाई बाइक, लेकिन तेज चलाने से बैग तो वापस आएगा नहीं अगर चला गया। तो मैं वापस गया, जाके देखा उसी बाइक पे वहीं रखा हुआ था बैग।
मैंने सोचा चलो गलती तो हुई, लेकिन किस्मत अच्छी है कि चीज़ें मिल जाती हैं। मैं भूलता हूँ चीज़ें। एक बार ग्रैंड विटारा गुड़गांव में मैंने रिव्यू करी, डीलरशिप पे गया था, तो चलाई अच्छे से, गोप्रो माथे पे लगा के शूट कर लिया, वापस आया, उस डीलरशिप वाले से बात करने लगा, कैमरा गाड़ी के अंदर ही रह गया। गोप्रो 40,000 का कैमरा गाड़ी के अंदर ही। बाद में याद आ रहा है। और फिर मुझे जाना था उस दिन लखनऊ की ट्रिप पे, ठीक है, उससे 1-2 दिन बाद। तो फिर मैं भाई कैमरा गया, वो मिला है जैसे तैसे करके 3-4 दिन बाद। वहीं स्टाफ ने मतलब रख दिया था साइड में, थोड़ी जान पहचान थी, वो करके उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करवाया स्टाफ वालों को, तो जाके दिया कैमरा। तो चीज़ें भूल जाता हूँ। मुझे तो ये डर रहता है कल को अगर गलती से शादी हो गई या बहुत बड़ी गलती करके अगर मान लो बच्चे हो गए, तो मैं तो भूल आऊँगा भाई उन्हें, कहीं मेरे याद नहीं रहेंगे आगे। अब छाती से चिपका के उन्हें मैं रख नहीं सकता, और भूल गया तो भाई भूल गया, फिर एयर टैग देना पड़ेगा उनको। तगड़ा ही सीन है मेरा। इट हैपन्स, शिट हैपन्स। अच्छा, एक मेरा नया एनालिसिस है। 2 ट्रक जब बराबर चल रहे होते हैं, एक की स्पीड 45, एक की 46, कोई भी आगे नहीं निकल रहा, आप हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहो, तो इससे निपटने की मैं आपको बताता हूँ कैसे निपटना है। एक तो हॉर्न नहीं मारना है बहुत ज्यादा। ये तुम्हारे हॉर्न बजाने से इनमें NOS नहीं लग रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं लग रहा है, इनको भी पता है तुम पीछे से आ रहे हो, तुम्हें साइड चाहिए, छोटी गाड़ी है, जल्दी आगे निकलेगी। लेकिन तुम्हारे हॉर्न बजाने से इनमें नॉस नहीं लग जाएगा, तेज नहीं भागने लग जाएंगे एकदम, ठीक है। तुम्हें लेफ्ट वाले ट्रक के पीछे रखना है, ना कि राइट वाले के पीछे। सिर्फ उसी केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जो राइट साइड का ड्राइवर है, जो राइट साइड का ट्रक है, वो उस लेन में इसी वजह से है क्योंकि वो आलसी है। उसे बार बार ओवरटेक नहीं करना है, वो अपना उसी स्पीड से चलता रहेगा, उसके पीछे रखने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हें आना है लेफ्ट वाले के पीछे, उस पर सारा दबाव आ जाता है, बस समझ गए। ये राइट में इसीलिए है क्योंकि इसको एक लेन में चलना है, ना इधर उधर देखना, ना लेन चेंज करनी, ना स्पीड ऊपर नीचे करनी, तो तुम लेफ्ट वाले के पीछे आया करो। अभी मैंने भारत पेट्रोलियम पंप के ऊपर एक छोटी सी वीडियो शूट करी है कि इनकी जो हवा भरने की मशीन है वो कितना एक्यूरेटली काम करती है। तो मैंने मशीन को सेट किया, 33 PSI सेट किया, चारों टायर में हवा भरी, 33 पे उसने कट मारा, और उसे मैंने वेरीफाई किया अपनी छोटी सी डिवाइस से। ये बताती है KPA में भी, PSI में भी, 600-700 रुपए की छोटी सी डिवाइस है, डिजिटल है, काफ़ी महीने इसका बैकअप चलता है। तो ये बताती है कि प्रेशर एग्जैक्ट कितना है, हथेली से भी छोटी है। तो मैंने इससे चेक किया तो प्रेशर एकदम एग्जैक्ट आया, बस 1-आधा PSI का ऊपर नीचे एरर आया, वो इतना चलता है। तो इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरी गाड़ी में, मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम हवा कब भरवाई थी, क्योंकि जब मैंने इसमें भरवाई तो इसमें नाइट्रोजन भरवाई थी, और नाइट्रोजन का जो बार बार रिफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। बहुत टाइम में एक बार भरवा दी तो 2-3 महीने मतलब रिफिल करवाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि देखते रहा करो वैसे बीच में कि कितनी है। तो अब एक इसके ऊपर मैंने एक कंटेंट क्रिएटर की रील देखी कि कोई फ़ायदा नहीं है नाइट्रोजन का, वो तो नॉर्मल जो आप हवा भरवाते हो उसी में भी 78% नाइट्रोजन होती है, और जो आप मशीन से नाइट्रोजन भरवाते हो वो भी 90% ही प्योर होती है। तो इससे बढ़िया आप अपनी जो रेगुलर हवा होती है वही भरवा लो, क्यों 150-200 रुपये देने। तो वो बात काफ़ी हद तक सही है और नहीं भी है। तो इसके ऊपर मेरा क्या टेक है वो मैं बता देता हूँ। मेरा ये टेक है उसमें, नाइट्रोजन सिर्फ ये नहीं है कि महंगी है, उसके और भी फ़ायदे हैं। एक तो वो जल्दी जल्दी नहीं भरवानी पड़ती है आपकी गाड़ी में, दूसरा आपके एलॉयज़ के लिए, रिम के लिए ठीक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मॉइस्चर की वजह से करोड जंग लगता है उसके अंदर, वो चीज़ आपकी रिम के एलॉय के साथ नहीं होगा अगर नाइट्रोजन आपने भरवा रखी है। तो अगर आपने मान लो नॉर्मल हवा भरवा ली फ्री वाली, उसमें 78% नाइट्रोजन है, लेकिन बाकी इम्प्योरिटीज़ भी तो हैं, दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एलॉय के लिए, रिम के लिए ठीक नहीं है। तो जो आप दूसरी भरवा रहे हो नाइट्रोजन प्योर, वो एटलीस्ट प्योर तो है, 90-95% होगी, तो उसका फ़ायदा आपको आपके एलॉय रिम की हेल्थ के लिए मिलेगा। और इसका फ़ायदा नाइट्रोजन का ये होता है, जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो तो आपके टायर फटने के चांसेस नहीं होते अगर टायर पुराने हैं तो, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, अगर सिटी वगैरह में ज़्यादा चलाते हो, सिटी ट्रैफिक, मार्केट का एरिया, मतलब नज़दीक ही रहते हो, तो आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 हफ्ते में एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि नाइट्रोजन का फ़ायदा ही हाईवे पे ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे गाड़ी बहुत हाई स्पीड पे चलती है, टायर हीट होते हैं, अगर पुराना टायर है तो फटने के चांस होते हैं ज़्यादा हीट की वजह से।
तो हाईवे पे अगर ज़्यादा चलाते हो तो नाइट्रोजन भरवाया करो। जैसे मेरी इस गाड़ी में नाइट्रोजन, क्योंकि हाईवे पे चलती है, लोकल में नहीं चलती, तो इसलिए मैंने इसमें नाइट्रोजन भरवा रखी है। लेकिन ब्रेजा में नॉर्मल है, उसमें भी खैर एक बार भरवाई थी नाइट्रोजन, लेकिन फिर हो गया मिक्स मैच, वो हो गया, नॉर्मल भरी गई। तो नाइट्रोजन का फ़ायदा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यूज़ देख लिया करो। लोकल में नॉर्मल भरवा लो, और बाकी आपको ये है कि यार मेरे को तो एक बार भरवानी है और बार बार चेक नहीं करनी, तो अपना नाइट्रोजन भरवाओ। 150-200 रुपये की 2-3 महीना चलती है। मैंने एक बार पता नहीं ब्रेजा थी या थार थी, नाइट्रोजन भरवा दी थी 33 PSI। भाई 3 महीने बाद मैंने चेक करी है, 33 की सिर्फ 30 PSI हुई थी। अभी रास्ते में खाने के लिए रुका हूँ, और ये कोई मैरिज हॉल बैंक्वेट टाइप है, लेकिन बढ़िया प्रॉपर्टी है। यहाँ गाड़ी खड़ी करके और प्रॉपर्टी एक बार दिखाता हूँ। फीस्ट रेस्टोरेंट के नाम से है, ये देखो होटल है भाई पूरा। और जैसे 5 स्टार होटल में बॉल रूम वगैरह वो सब होता है ना, वो सब है यहाँ पे। बहुत सुंदर है, मैं अंदर से दिखाता हूँ। वैसे सफाई का काम चल रहा है, रेट भी ठीक है, बहुत हाई नहीं है, बताऊँगा वो मैं। ये देखो सुंदर है, थोड़ा सफाई का काम चल रहा है, तो टेबल उधर लग गई है बस। देखो ये फ्रेश कट फ्रूट्स, कीवी, एप्पल, पपाया, वाटरमेलन, ये सब। क्वांटिटी भी ज़्यादा है, और ज़्यादा नहीं है, 100 का होगा शायद। इसके साथ मैंने पूरी भाजी भी मंगवा लिया, मुझे इनकी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, तो इसको मैं पार्सल करा लूँगा। जितना खाया जाएगा उतना ठीक, बाकी पार्सल। पूरी सब्जी को तो करा नहीं सकते, वो यार ठंडा हो जाएगा। ये होगी भाई भाजी, ठीक है। ये पूरी बहुत पतली है, ऑयल है थोड़ा, वो तो हो गई। चलो खाते हैं, चलें। गाना बजेगा भाई एकदम। भाई बहुत बढ़िया जगह है, देख के बाहर से मुझे लगा भाई अच्छी खासी महंगी जगह मिलेगी, क्योंकि बिल्डिंग इतनी तगड़ी है। मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग होती है यहाँ पे, तो बड़ी प्रॉपर्टी है। तो चल कोई नहीं, देखा जाएगा भाई। अच्छा खाना खाना, काफ़ी देर हो गई, तो लगे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। स्टाफ अच्छा है, खाना बहुत अच्छा था, पूरी इतनी नरम कि मतलब एक बार में 2 खा जाओ तो पता ना लगे। कोई ज़्यादा ऑयल नहीं था, ठीक है। तो आ सकते हो, ऑन रोड है बिल्कुल। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, तब मेरा गोप्रो अचानक से बंद हो गया था, क्योंकि बैटरी डेड हो गई थी बोलते बोलते। तो भाई ये होटल था ब्यावर में, और मैं आपको एक रूट का ओवरव्यू देता हूँ। अगर आप पुष्कर से 2 रूट आते हैं, जब उदयपुर आते हो, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वो होते हुए, और दूसरा है ये ब्यावर पाली होते हुए। मैं उस रास्ते से गया था, इस रास्ते से आ रहा हूँ। तो जो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ वाला रास्ता है वो इससे अच्छा है, वो 6 लेन है पूरा, किशनगढ़ के बाद खासकर, और 100 की वहाँ पे लिमिट है, ठीक है। खुला है, इतने ट्रक भी नहीं है, वो बढ़िया है। बढ़िया ये भी है ब्यावर पाली होके, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब आप पुष्कर से आते हो तो ब्यावर तक तो ठीक है, 6 लेन है, स्पीड लिमिट कहीं पे 100 है, कहीं पे 80 है। ब्यावर के बाद पूरा 4 लेन है, बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं, ये देख रहे हो। जबकि मेरे पहले व्लॉग में जब मैं जा रहा था चित्तौड़गढ़ की तरफ, इतने ट्रक्स थे ही नहीं। तो वो रूट बढ़िया है, रोड कंडीशन दोनों की अच्छी है, लेकिन यहाँ पे स्पीड लिमिट 80 की है, वहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चालान वगैरह नहीं चाहिए, इसलिए रूट अपना वही लेना। बहुत बिजी है ये। और चलो थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं। एक मैंने अभी तक फर्स्ट पार्ट डाला कल, तो उसके कमेंट्स ले लेता हूँ। एक ने कहा कि भाई ये क्या 3 छल्ले हैं, जैसे मोबाइल का स्टैंड है, ये क्या 3 छल्ले हैं, ये सीधा करता हूँ ना तो पूरे छल्ले दिखते हैं। तो बोले भाई ये क्या है यार, ये मोबाइल स्टैंड है, ऑब्वियस ही बात है, दिख रहा है। और ये मैग सेफ है, यानी पीछे आईफोन में मैग्नेट होती है, अंदर उसको पकड़ लेता है। एंड्रॉयड हो गए तो इसके साथ वो रिंग आती है। अब इसका फ़ायदा ये है, ये बहुत तगड़ी क्वालिटी का है, लूज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, फालतू के जॉइंट्स नहीं है। और इसकी लेंथ ज़्यादा इसलिए होती है ताकि फ़ोन को लगा सके अच्छे से। अब 17 Pro Max काफ़ी बड़ा फ़ोन है, तो इसलिए इसकी लेंथ ज़्यादा, फ़ोन अच्छे से लग सके। दूसरी बात, ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ख़रीदना हो, कोई इसका लिंक नहीं है। ये 70mi की तरफ से है, उन्होंने मुझे चाइना से भेजा था एज ए गिफ्ट न्यू ईयर पे। तो मैं दूसरा ख़रीदने की सोच रहा था अपनी ब्रेजा के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। दूसरों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये ऐसे हो गया। और रुको एक बार, ट्रक आ गए।
इसे मैं सेंटर में नहीं लगा सकता। सेंटर में लगाऊंगा और अगर मैंने फ़ोन लगा दिया तो मुझे आगे कुछ दिखेगा नहीं, तो चलती गाड़ी में मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकता। रुको एक बार, ये देखो, ये लग गया। ठीक है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे लग गया। अब मेरे को ये वाला व्यू क्लियर है तो मेरे को गाड़ी दिख जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे साइड में लगा रखा है। और इसे जब नहीं ज़रूरत हो तो ऐसे। एक तो ये हो गया, इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे। बाकी क्या कह रहे थे यार, पिछले पार्ट में वो जो बच्चे नहीं खड़े थे यहाँ पे, मुझे बाद में याद आया यार, मेरे को मेरे ये चीज़ याद रहती ही नहीं है कि पूरा विंडो नीचे नहीं करना है। अब क्या होता है, ये वन टच अप डाउन है, एक बार दबता पूरा चला जाता है, रोकना भूल जाता हूँ मैं। तो वो बच्चा पूरा यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ हाथ रख दिए, फ़ोन छू रहा है, इतनी देर में उठा के भाग भी सकता है। तो ये मैं फुल मानता हूँ मेरी गलती है, मेरे को इतना विंडो नीचे नहीं करना चाहिए था। ये हो सकता है कि यार मुझे लगा बच्चा है क्या ही कर लेगा, गाड़ी रुकी हुई है, वो चीज़ ख्याल मेरे दिमाग में ख्याल आया ही नहीं है। बट मेरी गलती, आगे से कोशिश करूँगा याद रखूँ, जो कि मुश्किल है मेरे लिए याद रखना। और बस यही है, ज़्यादा कुछ आया नहीं कमेंट्स में। अब मेरे दिमाग में बार बार वही चक्कर काट रहा है, वो टायर में कट है ना। मैं सोच रहा हूँ रास्ते में कोई ऐसे MRF, ब्रिजस्टोन, सीएट की कोई दुकान है तो उनको एक बार दिखा के टायर, उनका ओपिनियन ले लूँ कि अरे टायर के कितने चांस हैं ठीक होने के। क्योंकि टायर में अंदर तो कट है नहीं, बाहर बाहर है थोड़ा, तो क्या कोई पेस्टिंग लग के या रबर पका के क्या ये ठीक हो सकता है? मेरा मन कह रहा है इसको चेंज कराने का। या फिर एक और तरीका है कि टायर तो चल ही रहा है, इसको मैं स्टेपनी में लगवा दूं और स्टेपनी वाला फ्रेश टायर है वो इसकी जगह लगवा दूं पीछे। लेकिन स्टेपनी वाले एकदम ब्रांड न्यू काले रंग का टायर 1 भी किलोमीटर नहीं चला है, तो उसको मेरे को पीछे रखने का ही प्लान है ताकि गाड़ी की लुक पीछे से अच्छी आए। अब घिसा वाला लगाऊंगा वो वाइट हो जाएगा थोड़े टाइम में, तो वो लुक बिगाड़ता है। तो मैं लुक में भी तो मरता हूँ ना, कितनी चीज़ें खाली लुक के लिए कर देता हूँ मैं। लेकिन अगर ये मैं चेंज करवाने गया सीएट में तो कम से कम आधा टायर गया जैसे, तो ये मान लो मेरे को 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक खर्चा जा सकता है। अगर इतना खर्चा गया तो फिर मैं स्टेपनी वाला डलवा दूंगा, क्योंकि खाली लुक के लिए 7-8-10 हज़ार तो नहीं, वर्थ नहीं होगा। तो ये मैं करवाने ही सोच रहा हूँ। बस कोई MRF वगैरह ये कोई स्टोर आए, अभी आ नहीं रहा क्योंकि हाईवे पे ये होते नहीं है, मार्केट में ही होते हैं, तो वो कुछ आया नहीं अभी। मेरे दिमाग में अभी एक चीज़ आई, सोचा आपको बता दूं ताकि बाकी लोग भी उसे अपना सकें, क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ है। Keep right to take the flyover. नॉट दिस थिंग। वो ये है कि जैसे मैं हमेशा बीच वाली लेन में रहता हूँ, अगर मैं राइट में चला भी गया ओवरटेक करने के लिए तो फिर मेरी नज़र हमेशा इस IRVM में रहती है या साइड वाले मिरर में। ठीक है, मैं देखता रहता हूँ कौन गाड़ी मेरे पीछे आ रही है, क्या सीन है, क्योंकि मेरे पीछे जो भी गाड़ी आ रही है मैं उसको कभी मौका नहीं देता हॉर्न बजाने का। मेरे पीछे मौका इन द सेंस मैं उसकी साइड ही नहीं रोकता, ओवरटेक करके वापस इस वाली लेन में मेरी हमेशा मिरर में नज़र रहती है। मैंने देख लिया वो गाड़ी आ रही है और जिस स्पीड से आ रही है तो मेरा इस लेन में रहना खतरनाक है, तो मैं हट जाता हूँ। बहुत कम गाड़ियाँ मेरे पीछे हॉर्न बजाती हैं क्योंकि मौका नहीं देता मैं। दूसरी बात, अगर कभी मुझे लगता है कि मैं जिस स्पीड पे चल रहा हूँ इस स्पीड पे रहना खतरनाक है पीछे वाले के लिए, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी जिस स्पीड पे आ रही है और अगर मैं भी उसी स्पीड पे चलता रहा तो ये ओवरटेक नहीं कर पाएगा, तो मैं अपना ब्रेक मार लेता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे आ रहा है तो फिर मैं ओवरटेक कर लेता हूँ। तो पीछे वाली गाड़ी की स्पीड का अंदाज़ा लगाना पड़ता है मिरर से ही कि वो किस स्पीड से आ रहा है, अंदाज़ा लग जाता है एक टाइम के बाद। तो मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि राइट वाली लेन में क्रूज मत किया करो, बीच वाली लेन में रहा करो, किसी की साइड कवर मत करो ताकि किसी को हॉर्न ना बजाना पड़े, आपके पीछे वो परेशान ना हो, अचानक ब्रेक ना लगाने पड़े। समझ गए? जैसे अभी मैंने वो अर्टिगा देख ली तो, लेकिन अब मैं मिरर में देख रहा हूँ। पता है स्पीड का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? मैं मिरर में उस गाड़ी को लगातार देख रहा हूँ, लगातार मतलब वैसे लगातार नहीं, और वो मिरर में वहीं की वहीं चल रही है, स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो मतलब वो गाड़ी धीरे स्पीड में है और वो जल्दी में मुझे ओवरटेक करने नहीं आएगी, तो मैं अपना इधर आ जाता हूँ। और मैं मिरर में देख रहा हूँ वो गाड़ी बहुत जल्दी आ रही है तो फिर मैं नहीं ओवरटेक करता, मुझे पता है वो गाड़ी तेज़ आ रही है। अब जैसे ये साइड रोक के चल रहा है, मैं ऐसे कभी नहीं रोकता, या तो मैं स्पीड बढ़ा लेता हूँ अपनी या फिर मैं लेन छोड़ देता हूँ। मैं आपको बेसिक टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये एडवांस टिप्स हैं, इनको बस समझना थोड़ा सा टेक्निकल है। पता नहीं मैं कितना अच्छे तरीके से इस चीज़ को बता पाया हूँ।
तो मिरर्स ज़रूरी नहीं है कि जब जैसे टर्न ले रहे हो तो ही साइड वाला यूज़ करोगे, नहीं टर्न ले रहे हो तो भी नज़र रहनी चाहिए कौन गाड़ी है पीछे से आ रहा है। अगर मान लो मेरे आगे ट्रक ने ब्रेक लगाए तो मैं ब्रेक हिट करता हूँ और फिर मेरी मिरर में नज़र जाती है कि मेरे पीछे क्या गाड़ी आ रही है। अगर वो भी एक ट्रक आ रहा है तो मैं फिर ब्रेक छोड़ के दबाता हूँ ताकि थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस ले लूँ और पीछे वाले ट्रक को थोड़ा टाइम मिल जाए। वरना ऐसा ना हो कि आगे वाला खींच के मार दे, मैं भी मार दूँ, पीछे वाला ट्रक भी मार दे, तो वो ऐसे कर देगा। छोटी गाड़ी आ रही है तो फिर मैं उस हिसाब से, मुझे पता है वो जल्दी रुक जाएगी, ट्रक नहीं रुकेगा, तो ब्रेकिंग भी उस हिसाब से करनी पड़ती है मिरर को देख के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिरर में ऐसे ही नॉर्मली देखने के काम आता है, बहुत सारी चीज़ें मिरर से करनी पड़ती हैं ड्राइविंग के टाइम। वैसे तो मैं ज़्यादा लोगों को मौका देता ही नहीं कि मुझे ओवरटेक करें, बट अगर मान लो मैं किसी दिन आराम से चला रहा हूँ, मुझे नहीं जल्दबाजी है, जैसे थार में तो मैं अब करता हूँ, गाने सुनता हूँ बड़े प्यार से और भगाता कटवट नहीं मारता मैं, तो अपना बीच वाली लेन में चलती रहती है। भाई यहाँ पे टायर ठीक करवा रहा हूँ, दिखाना भाई एक बार। अरे भैया टेंशन मत लो, कहीं यार मुझे डर लग रहा है कि बड़ी गाड़ी है कभी कटवट जाए फिर। भाई साहब जितनी गाड़ी में ताकत हो ना भगा लेना। क्या ये क्या टायर की चीज़ है? कुछ करो आप करो, मैं तो वीडियो वैसे बनाता हूँ लोग। मुझे लगा नया लेना पड़ेगा। आपनो वो एक पैकेट पड़े थे ना, आपने वो जान पड़े यहाँ हूँ भाई ब्रिजस्टोन वाले स्टोर पे, जयपुर में आ गया हूँ मैं, तो यहाँ करवा लूँ। आपने भाई कितनी मोटी लेयर होती है टायर की है? भाई साहब खूब मोटी है, ये देख लो ना टायर। इनसे तो अंदाजा नहीं आएगा, इसका तो बड़ा टायर है ना। मैं कहा कहीं नहीं जाएगा आप। सही है टायर बिल्कुल, मेरी पूरी रास्ते पटी की कहीं फट ना जाए। एलोए पे ना गिर जाए भाई, बस प्लीज थोड़ा ही ध्यान भाई रखिए। साहब आप टेंशन मत लो। ठीक है। भाई इन्होंने गारंटी ली है, कह रहा तुम्हारा टायर अब यहाँ से नहीं हिलने वाला, कह रहे तुम्हारा टायर यहाँ से नहीं हिलेगा, इसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ। मैं बोले यार मैं थोड़ा वहमी हूँ इन सब चीज़ों में ना, कि अगर यार गाड़ी को कुछ हो गया चलती गाड़ी में, तो बोला ये मन से आप निकाल दो, कुछ भी नहीं होगा। बोले मोटी लेयर होती है, इतना डरने वाली बात नहीं है। मैं बोला यार टायर एक ऐसी चीज़ है, इतनी भारी भरकम गाड़ी है, भगवान ना करे कुछ हो गया ऊपर नीचे तो फिर तो गाड़ी का कुछ बचेगा ही नहीं, अगर टायर को कुछ हो गया तो। चलो ये सब बातें ज़्यादा मुंह से नहीं निकालता हूँ क्योंकि सुन लेता है ऊपर वाला। तो वो फेक वीक थी नॉर्मल, ज़्यादा कुछ नहीं है। भगाओ भगाओ, रेस दो रेस दो रेस दो, पीछे वाले ट्रैफिक को स्लो नहीं करना, ठीक है। अब थोड़ा सा उन्होंने अच्छे अच्छे शब्द बोल दिए कि कुछ नहीं होगा, मन से निकाल दो, अगर हो जाए तो मैं बैठा हूँ। बोला चलो आपने इतना बोल दिया काफ़ी है, क्योंकि मेरे मन में तब से वही चली थी, छोटी छोटी दिक्कत। जैसे अभी कल वो छड़ी में निकाली गाड़ी मैंने ऑफ रोडिंग के टाइम, तो सी पिलर पे लग गई हल्की हल्की स्क्रैच, उनकी टेंशन ले ली मैंने थोड़ी कि यार अगर नहीं डालता तो ये स्क्रैचेस नहीं आते। फिर लगता है ऑफ रोडिंग गाड़ी है यार, अब इतनी तो लगेगी, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी भर साथ तो चलेंगी नहीं, साथ तो छूटेगा इनका कभी ना कभी हमसे। तो बोला ठीक है। सामने एक टोल प्लाजा है और टोल प्लाजा पे हम सबकी ये दिक्कत होती है कि यार जिस भी लाइन में हम लगाएंगे ना गाड़ी, वही धीरे चलने लगेगी और बगल की तेज चलती है। तो मैं आपको एक टिप बताता हूँ इसकी। लोग क्या करते हैं, सीधे जाके सीधी लेन में लग जाते हैं। आपको सीधे कभी नहीं लगना, अगर खाली हो तो एक अलग बात है, बट ये देखो मैं जाऊँगा लेफ्ट में, इधर ट्रक्स हैं और गाड़ी तो फिलहाल नहीं है कोई, और मैं गया इस वाली लेन में, ठीक है। ये फ़ायदा है, ये कुछ ज़्यादा ही नज़दीक लगा रखे इन्होंने। तो ऐसे करके आप ट्रैफिक से बच सकते हो। मैं यहाँ पे एक क्लिप लगा रहा हूँ, मैंने फटाक से यहाँ गाड़ी घुसाई लेफ्ट साइड लेन में, और मेरे सामने शायद एक या दो गाड़ियाँ होंगी, और मैं लो यहाँ भी जल्दी से निकल गया। तो ये होता है, लोग यही करते हैं, सीधे जाके सीधी लेन में घुस गए, लंबी लंबी लाइन लगा ली, लेकिन लेफ्ट में आया करो। अगर खाली दिख रही है तो इसके लिए क्या होता है कि दूर से नज़र रखनी पड़ती है।
आप अगर उन ड्राइवर्स में से हो जो आपकी गाड़ी से सिर्फ मान लो 20-50 मीटर तक ही देख रहे हो, तो आपकी रेंज बहुत कम है, तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको दूर तक का देखना पड़ता है ना टिप। तुरंत बता दी, तुरंत काम भी आ गई। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार काम करें, सारी लेन बिजी होती हैं कई बार। तो मैं तो अब ये करने लग गया, अगर सारी ही लंबी लंबी लाइन लगी है तो भाई मैं जिसमें हूँ उसी में ठीक हूँ। ये भी करते हैं कई बार कि इधर अगर 3 ट्रक खड़े हैं, ठीक है, और इधर 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मैंने ये करके देखा, मैंने ट्रक के पीछे जब लगाई ना गाड़ी तो मैं जल्दी निकल गया, क्योंकि एक बार ट्रक स्कैन हुआ और फिर वो निकल गया पूरा। वो लाइन लंबी लगती है लेकिन स्कैन वहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 8-10 स्कैन होंगे, ठीक है। यहाँ भी ये हो सकता है कि गाड़ी थोड़ी जल्दी जाएगी, लेकिन ट्रक्स के पीछे थोड़ा जल्दी निकलती है। और ट्रक्स के फास्टैग में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इनका पूरा दिन काम ही रोड पे रहने का है, समझ गए। तो इनके फास्टैग में बैलेंस भी, रिचार्ज हमेशा पूरा मिलेगा। फ्लीट की गाड़ियों में बैलेंस, फास्टैग सब ओके रिपोर्ट मिलता है, तो इनके अटकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जबकि जो गाड़ी वाले होते हैं उनके कभी रिचार्ज नहीं मिलेगा, कभी ब्लैक लिस्टेड मिलेगा, कभी वो अपना वो पहचान पत्र दिखाते रहेंगे कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, उस पोस्ट पे, वो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा कैश का। तो आप ट्रक के पीछे लगाया करो, जल्दी निकलोगे। मुझे पिछले आधे पौने घंटे से प्यास लग रही है। टायर चेक करा जयपुर में, उसके भी पहले से 1 घंटा मान लो। बोतल वहाँ पड़ी है और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं गाड़ी साइड में रोक के बोतल उठा लूँ। चलती गाड़ी में उठाना पॉसिबल है नहीं, तो लेकिन फिर भी गाड़ी रोकने का मन नहीं है, क्योंकि मेरा फिर रोकनी पड़ेगी, फिर 5-6 गेयर फिर डालने पड़ेंगे, फिर निकालने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आलस कर रहा हूँ बस मैं वहाँ से पानी उठाने का, और मेरा गला सूख रहा है। ये वाली बोतल खाली पड़ी है मेरी, तो अब ये बोतल तभी उठेगी जब गाड़ी रुकेगी, और गाड़ी तभी रुकेगी या तो कोई ट्रैफिक लाइट आ जाएगी, कोई ब्रेकर या वैसे गाड़ी रुकेगी तब। अभी बीच में रुकी थी, बोतल उठाना ध्यान नहीं रहा, टोल आया था, तो प्यास लग रही लेकिन बोतल नहीं उठ रही मुझसे। वो ये दिक्कत है मेरे साथ, मुझे गाड़ी रोकना पसंद नहीं है। एक बार चल रही है तो चल रही है, गाने एंजॉय कर रहा हूँ तो फिर रोकनी नहीं। इसलिए जब लोग मेरे साथ होते हैं तो परेशान होते हैं कि खाता पीता नहीं है ना, हमें खाने पीने दे रहा है कुछ। अगर कोई ढाबा दिख गया मुझे और ये वैसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मान लो वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, तो मैं नहीं खाऊंगा। भले ही मेरा मतलब आते इकट्ठी हो रही हैं भूख के मारे और बहुत भूख लग रही है, लेकिन वैसा नहीं है ना, मान लो बढ़िया थोड़ा, तो मैं नहीं रुकता। अभी ब्यावर में जहाँ पे खाया तो मैं उसी वैसा ही कुछ ढूंढ रहा था। छोटे मोटे ढाबे में रुका ही नहीं। एक में गया था, बीच में घुसा, सब खाली पड़ा है, बर्तन मांज रहे साइड में, एक भी कस्टमर नहीं है, किसी भी टेबल पे मेन्यू कार्ड नहीं है, ना कोई ये कह रहा है कि आइए सर बैठिए। मैं निकल के वापस आ गया। थोड़ी सी हॉस्पिटैलिटी मैटर करती है यार, वेलकम कैसे करते हो आप कस्टमर को। इस होटल में घुसा, घुसते पानी का ग्लास ले आए, सर पानी, ये होती है। खाना भले उनका इनसे भी अच्छा हो, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर्स। जो दिखेगा वही बिकेगा। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ आ जाए, एक बार वो गाड़ी रोक के पानी पी लूँ। वो नेक्सॉन खड़ी है, रुको उसके आगे रोकता हूँ। नहीं छोड़ो, मूड नहीं। अब एक्स्टर को स्लो करना पड़ेगा, मैं रोकूंगा तो। ये 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ कर लेता हूँ। हाईवे पे कभी गाड़ी रोकनी पड़ भी जाए इमरजेंसी के लिए, तो कुछ कोई व्हीकल खड़ा ना उसके आगे रोका करो। कल मैंने ऐसे अचानक गाड़ी रोकी, धूल उड़ी, सारी धूल अंदर आ गई, कांच सारे बंद थे। क्यों आई धूल? क्योंकि सर्कुलेशन मोड बाहर से अंदर हो गया अपने आप ही, तो इसलिए ब्रेक मारते धूल अंदर उठा ली गाड़ी ने सारी। अरे यार, अरे कांच पे लग के पानी यार। नोट कांच, मिरर। अब ये क्या है? सिपर है।
चले। मुझे बहुत बाद में पता लगा कि अगर थार में चारों इंडिकेटर ऑन कर दिया, मेरे को इंडिकेटर देना है तो दे सकते हैं, इसमें बाकी का फिर दूसरी साइड का बंद हो जाता है। जैसे इंडिकेटर हटेगा हैजार्ड ऑन हो जाएगा। बढ़िया फीचर है वैसे। अच्छा, काफ़ी लोग ये कहते हैं ना कि डीजल गाड़ी को ट्रैफिक में पहले दूसरे गियर में चलाना मुश्किल होता है विदाउट क्लच, तो ये देख लो पहले गियर में चल रही है। अब रुक गई है वो अलग बात है, लेकिन जैसे चलेंगे मैं तुम्हें दिखा दूंगा विदाउट यूजिंग क्लच मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मैंने पेट्रोल गाड़ी पे बताया था तो लोग बोले नहीं डीजल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि टॉर्क हाई होता है, फिर टर्बो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो बता दूंगा। ये मैंने क्लच छोड़ दिया और पहले गियर में है, दोनों पैर पीछे है मेरे। बस इसकी प्रीरिक्विजिट ये है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, इसको एकदम चिपका के नहीं चला सकते। ना मैं ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं क्लच यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं रेस यूज़ कर रहा हूँ। हल्की सी रेस देगी और फिर छोड़ दी, फिर हल्की सी रेस दी, ये रो लेफ्ट फुट नीचे रखा है। 15-17 तक भी स्पीड चली जाए पहले गियर में कोई दिक्कत नहीं है। बार बार क्लच यूज़ करने से तो अच्छा, पैर भी दुखेगा बार बार क्लच में, क्लच भी ख़राब होगी, फिर खर्चा तो आपको पता है इतनी बड़ी गाड़ी का कितना आता है। ये देख लो, फिर से मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, अब हल्के से लिया क्लच क्योंकि ये रुक गई सेल्टोस। शाहपुरा आ गया मैं। एंड अवॉइड हाफ क्लच एट एनी कॉस्ट। मैं तो 4 बार, अगर ऐसा है ना कि धीरे धीरे चलानी है तो मैं 4 बार क्लच दबाऊंगा, 4 बार छोड़ूंगा, हाफ पे नहीं रखूंगा उसे। गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए, पैर की बैंड बच जाए बिल्कुल। ये देखो खाली रेस पे ही है। थोड़ी तेज हो गई, ये सेकंड में डाल दिया। दूसरे में मुश्किल होगा ये मैं मानता हूँ, तो दूसरे में ना चलाएं फिर इसे आप, मतलब बिना क्लच के और In फिर धीरे 200 धीरे। meters, slight right वो नहीं। toward National Highway 48. भूख लग गई भाई, गाड़ी अब रुकेगी होटल हाईवे किंग पे। इतना टाइम नहीं है, यहीं रोक दी, आगे क्या पता कट होना हो, है तो सही वैसे, रिस्क नहीं लिया। तो फ्रूट ही खाए थे, पूरी सब्जी वो खाई थी। था कट आ गए। इसका अच्छा खाना है। जाते वक्त मैंने खाया था हाईवे किंग के जयपुर वाली ब्रांच में, और अब ये पावटा वाली है, शायद पावटा से थोड़ा सा पहले ही है, इस साइड से आते हैं तब। In 300 meters, turn right toward National Highway 48. ये काफी है हाईवे किंग यहाँ पे। Turn right, then turn left. इस रास्ते के आगे लगाऊं? हाँ फिर ठीक है। Head north, then turn left. चलो चले भाई, खाना खा लिया है। यहाँ था 350 की थाली, जिसमें एक लच्छा पराठा, एक बटर रोटी, एक पनीर की सब्जी, एक दाल मखनी, एक और थी राइस थे, पापड़ था, रायता। फिर उसके बाद लास्ट में आई थी आइसक्रीम वनीला, मतलब ऑप्शन था कि या तो गुलाब जामुन ले लो या वनीला आइसक्रीम ले लो। बच्चा देख रहा गाड़ी बाहर लेकर के पूरा। चलो आगे बात करता हूँ। लो भाई, अपने गांव में पहुंच गया हूँ, ये रास्ता आ गया और अब मैं उसी फ्यूल पंप पे वापस जा रहा हूँ जिस पे ट्रिप पे जाने से पहले फुल करवाया था। किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है 1485.96 हो गया। चलो, और 1450 पे वीडियो बनाई थी, 1481 पे अभी इसकी लो फ्यूल की इंडिकेशन आई थी, और अभी देख लेते हैं। किलोमीटर हो गए 1486.3। फुल कर दियो, फुल डीजल। फुल होना है।
ओलियो चलो करके हाँ 47 पॉइंट दोनों हाँ, तो कल का था 47.81, अब कहना 47 पॉइंट दोनों, हाँ बिल्कुल 47.2 95.1, 1486.3, 1486.3 डिवाइड बाई 95.1, 15.6 की माइलेज आई है भाई। चले भाई, अब मैं आपसे घर चल के बात करूंगा एक बार। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस व्लॉग एंड दिस होल सीरीज। उदयपुर की ट्रिप लास्ट में आके मेरी अच्छी हो गई। शुरू में तो मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया क्योंकि ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मैं रेगुलरली जाता हूँ। दोस्तों ने भी जो बताई वो ऐसी जगह थी कि वो उनको अच्छी लगी क्योंकि वो कम जगह घूमे हैं। मैं ज़्यादा जगह घूमा हूँ तो अब थोड़ा सा क्या है कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए होता है। लेकिन ओवरऑल ट्रिप काफ़ी अच्छी थी। जवाई जो जिप्सी सफारी एक्सपीरियंस था उसकी वजह से बहुत अच्छी हो गई थी और कमाल का मज़ा आया। और मैं थर्ड पार्ट जो मेरा जिप्सी वाला था उसके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत तगड़ा फीडबैक आया, लेकिन कमेंट्स के चक्कर में खाली, लेकिन व्यूज़ उतने नहीं आए। वो धीरे धीरे पिक कर जाएगी। उस सीरीज़ में हमेशा होता है कि शुरू वाले व्लॉग में ज़्यादा व्यूज़ उठते हैं, बाद में कम उठते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था। अब खर्चे की थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या कुछ खर्चा आ गया मेरी पूरी ट्रिप का। अकेला मैं गया था, खाने पीने का मैं कुछ भी नहीं लेके गया। मुझे पता था राजस्थान है, मिल ही जाएगा खाना और अपना वाला खाना ही मिलेगा, तो कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत है नहीं। 3-4 दिन की ही ट्रिप थी। अब जो गाड़ी का जो खर्चा है वो मैं बता देता हूँ। गाड़ी में टोटल डीजल लगा 95.1 लीटर। अब हरियाणा में कुछ रेट है, राजस्थान में कुछ, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया टोटल जो खर्चा डीजल का है वो है 8500। 8,500 रुपये में गाड़ी टंकी यहाँ से फुल हो गई थी, वापस टंकी फुल होकर गाड़ी खड़ी हो गई। डिफरेंस जो डीजल लगा वो 95 लीटर था। मेरी गाड़ी निकली है लगभग 25 टोल प्लाजा से, और जिसमें मेरा सिर्फ 50 रुपये का टोल लगा है, बाकी सारे एनुअल पास से कटते गए थे। वो 50 रुपये भी मेरे राजस्थान में जवाई की साइड लगे थे। और इसके अलावा गाड़ी का क्या खर्चा है, इसके अलावा पार्किंग का लगा होगा, जैसे मैं वो सज्जनगढ़ फोर्ट हो गया, सिटी पैलेस 350 की पर्ची, वो सब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये ऐसा खर्चा है कि मैं आपको बता दिया, मैंने कुछ लिखा नहीं, ज़्यादा मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अब जाओगे तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखोगे। मोटा मोटा ये मान लो लगभग 15,000 का खर्चा रहा होगा, 14-15,000 का, क्योंकि 8,500 का ये हो गया, 3,000-3,200 मेरे स्टे के, थोड़ा बहुत खाना पीना, ये करके 13-14,000। और हाँ, सफारी भी तो करी थी, 3,500 उसके भी थे। तो देख लेना 15-16, मतलब वर्थ एक्सपीरियंस था। ये गाड़ी का खर्चा था। आप लोग कितने जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा खर्चे के ऊपर मैं ध्यान देता नहीं हूँ ट्रिप पे। जब जाता हूँ मेरे को एंजॉय करना होता है कि पैसे तो थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ दोबारा शायद आऊँ ना आऊँ, ये एक्सपीरियंस है, इसको एंजॉय करते हैं। तो बहुत गजब का एक्सपीरियंस था। आप लोग मुझे बताना 4 दिन की रोड ट्रिप आपको कैसी लगी, लीव अ कमेंट। सबसे बढ़िया मोमेंट इस ट्रिप का क्या लगा। थर्ड पार्ट बहुत एंजॉय किया मैंने भी, जब एडिट किया, शूट हुआ, तब मुझे खूब मज़ा आया था, और कमेंट्स पढ़े तब भी मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग मुझे बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा और अगली रोड ट्रिप आप कहाँ की जाए। थैंक यू।